नमस्कार मित्रों, आज हम सुनने वाले हैं तेरे रंग में रंगी सीजन 2 का भाग 9। ऋषिका जानती थी राघवेंद्र से उसके लिए दूर रहना अब संभव नहीं था और ना राघवेंद्र उससे दूर रह पाता। इसलिए ऋषिका ने जो भविष्य में होने वाला है उसको अपने हाल पर छोड़ दिया। वर्तमान में यही सब सोचते हुए ऋषिका काफ़ी देर तक घाट पर बैठी रही और फिर गंगा निवास चली गई। अगला दिन वैसे आज ऋषिका और मीरा की हल्दी थी। हल्दी की रस्म घर के गार्डन में ही होने वाली थी। ऋषिका ने मीरा को अपने साथ अपने कमरे में ही ठहराया था। गेस्ट रूम पहले से ही भरे हुए थे और वैसे भी मीरा ने उसके दादू की जान बचाई थी। ऋषभ ने उसे अपनी बहन माना था, तो ऋषिका उसे अपने कमरे में रहने का हक तो दे ही सकती थी। और वैसे भी शादी के बाद मीरा और उसे एक ही छत के नीचे रहना है, तो वो अभी से ही मीरा की आदत डालना चाहती थी। वैसे ऋषिका मीरा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, बस इतना ही जानती थी कि विराज की उससे शादी होने वाली है। समीक्षा और वर्तिका दोनों ही उन दोनों को हल्दी की रस्म के लिए तैयार कर रही थी। उधर सिंह मैंशन में भी हल्दी की रस्म चल रही थी, पर वहाँ का माहौल कुछ ऐसा था मानो हल्दी की रस्म नहीं होली खेली जा रही हो। आरव, मानस और खुशी चारों ने मिलकर राघवेंद्र और विराज को अच्छे से हल्दी से पोत रखा था। घर की सभी औरतों ने भी उन दोनों को अच्छे से हल्दी लगाई थी। कुछ देर बाद दोनों नहाने के लिए कमरे में चले गए। विराज की माँ निर्मला जी ने राघवेंद्र और विराज की लगाई हुई हल्दी मानस, आरव और खुशी के हाथों गंगा निवास भिजवा दी। कुछ देर में वो तीनों गंगा निवास पहुंच गए। कार से उतरकर खुशी एक नज़र गंगा निवास को देखती है और फिर आरव से कहती है, आरव भैया, ये घर तो बहुत सुंदर है, काश मैं ऐसे घर में रह पाती। मानस ने ये सुना तो खुशी की तरफ देखकर कहा, सॉरी चुड़ैल, पर तेरा ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि तू जिसके ख्वाब देखती थी उसकी तो शादी हो गई। मानस ने कहा तो खुशी उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। आरव ने यह सुना तो खुशी की तरफ देखकर कहा, ये मानस क्या कह रहा है खुशी? कुछ नहीं भैया, इस भोंदू का दिमाग थोड़ा हिल गया है, इसलिए ये कल से बहकी बहकी बातें कर रहा है। ये कहकर वो एक नज़र मानस की तरफ घूर कर देखती है और फिर जिस थाल में हल्दी रखी थी उसे लेकर वो गंगा निवास की तरफ बढ़ जाती है। आरव कुछ जानने के इरादे से मानस की तरफ देखता है, पर मानस आरव के देखने पर खुशी के पीछे भाग जाता है। खुशी गंगा निवास में आती है तो उसे सामने ही ऋषभ दिख जाता है। वो उससे टकराते टकराते बची थी। ऋषभ ने उसे देखा तो हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, खुशी, आप अकेले ही आई हैं? अभी उसने इतना ही कहा था कि तभी मानस उसके पीछे से आकर बोला, नहीं नहीं ऋषभ भैया, मैं भी आया हूँ और आरव भैया भी आए हैं। ये कहते हुए उसने धीरे धीरे चलकर आ रहे आरव की तरफ देखा। ऋषभ आदर के साथ तीनों को घर के अंदर लेकर आया। हल्दी का प्रोग्राम पीछे गार्डन में हो रहा था, इसीलिए घर की सभी औरतें वहीं पर थीं। खुशी जानती थी ऋषभ की शादी हो चुकी है और वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, पर फिर भी वो ऋषभ को पसंद करती थी। वो बार बार ऋषभ से अपनी नज़रें हटाती, पर उसकी नज़र बार बार उस पर ही चली जाती। वर्तिका कुछ लेने के लिए गार्डन से हॉल में आती है तो खुशी मानस और आरव को देखकर खुशी से कहती है, अरे आप लोग यहाँ बैठे हैं, चलिए चलिए चलिए, प्रोग्राम तो गार्डन में चल रहा है। वर्तिका ने खुशी को अपने साथ ले जाते हुए कहा। खुशी ने भी अपने साथ लाए थाल को लिया और वर्तिका के साथ गार्डन की तरफ बढ़ गई। ऋषभ, आरव और मानस को भी गार्डन में ले आया। मीरा और ऋषिका की रस्म शुरू हो गई थी। पहले कुछ छोटी कन्याओं ने मीरा और वर्तिका को हल्दी लगाई। उसके बाद घर के सभी बड़ों ने ऋषिका और मीरा को हल्दी लगाई। खुशी और मानस ने भी ऋषिका और मीरा को हल्दी लगाई। ऋषभ हल्की मुस्कान के साथ मीरा और ऋषिका को हल्दी लगाता है और कहता है, भगवान करे तुम दोनों का जीवन हमेशा ही खुशियों से भरा रहे।
उसके बाद वर्तिका, समीक्षा, सनी, अंश, ऋषिका की कुछ और कज़न्स मिलकर मीरा और ऋषिका को अच्छे से हल्दी लगाती हैं। इस रस्म में सभी ने बहुत मज़े किए। मीरा भी खूब हंसी, शायद ही वो अपने डैड के जाने के बाद इतना कभी हंसी होगी। ऋषिका और वर्तिका उसका बहुत ख्याल रख रही थी। ऋषभ ने घर में मीरा की प्रेगनेंसी की बात किसी को नहीं बताई थी, पर वर्तिका और ऋषिका से यह बात वह छुपा नहीं सका। और वैसे भी अगर वो सबसे ही यह बात छुपाता तो मीरा का ख्याल कौन रखता। अगले दिन गंगा निवास में मेहंदी का फंक्शन था। वर्तिका और समीक्षा ऋषिका और मीरा को तैयार कर रही थी। समीक्षा ने आईने में मीरा को देखते हुए कहा, हाय मेरी जान, अगर मैं लड़का होती ना तो सच में तुझसे प्यार कर बैठती। वैसे जीजू ने तुझसे शादी करने के लिए जो किया वो गलत नहीं था। कोई भी इतनी सुंदर लड़की को अपने हाथों से कैसे जाने देता। वैसे आज ना तेरी मेहंदी का रंग भी सभी को ये बता देगा कि जीजू तुझसे कितना प्यार करते हैं। समीक्षा के ये कहने पर ऋषिका थोड़ा शर्मा गई। मीरा ने ऋषिका को देखा तो कहने लगी, अरे ऋषिका, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे तुम्हारी और राघवेन की शादी पहली बार हो रही है। मीरा की इस बात से वर्तिका समीक्षा मुस्कुराना बंद कर देती है। ये देखकर मीरा थोड़ा संकुचाते हुए कहती है, क्या हुआ, मैंने क्या कुछ गलत बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ऋषिका ने मीरा को ऐसे घबराते हुए देखा तो हंसने लगी और कहा, नहीं मीरा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। ऋषिका को ऐसे हंसता देखकर वर्तिका और समीक्षा भी मुस्कुराने लगी। फिर चारों कमरे से निकलकर नीचे हॉल में आ जाती हैं। ऋषिका और मीरा ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिस पर स्टोन से काफ़ी अच्छा वर्क किया गया था। मीरा की शादी की सारी चीज़ें विवेक ने खुद ही अरेंज कराई थीं। हालांकि ऋषभ ने उससे कहा था कि वो सब इंतज़ाम कर लेगा, पर विवेक नहीं चाहता था कि राघवेन ने जो जिम्मेदारी उसे दी थी वो कोई और निभाए, इसलिए वो ये सब खुद ही देख रहा था। दोनों के लहंगे काफ़ी अच्छे थे। मेहंदी के बाद ही शाम को संगीत का फंक्शन था। यहाँ संगीत के फंक्शन में लड़के वाले और लड़की वाले मिलकर नाच गाना नहीं करते थे, बल्कि लड़के और लड़की वालों के दोनों के घरों में औरतें गाना बजाना करती थीं। क्योंकि ऋषिका के घर में रिवाज था, शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते। दोनों के घरों में खूब गाना बजाना हुआ, जिस वजह से गंगा निवास में सभी काफ़ी देर रात तक जागते रहे। लड़कियों ने खूब मस्ती मजाक किया। अगली सुबह चारों लड़कियां 10 बजे सोकर उठी। काफ़ी देर रात तक वो चारों आपस में बात करती रही थीं। मीरा और ऋषिका, जो दोनों ही कम बोलती थीं, पर फिर भी आज उन दोनों ने भी खूब बातें की। चारों लड़कियां नहा धोकर 11 बजे नीचे आती हैं। शारदा जी ऋषिका और मीरा को देखकर कहती हैं, लड़कियों, आज ही तुम दोनों की शादी है और तुम दोनों अभी तक शादी के लिए तैयार होना भी शुरू नहीं हुई। और ये समीक्षा कहाँ गई? इसको मैंने कहा था कि पार्लर वाली को घर पर ही बुला ले। उसने ये काम किया कि नहीं? अभी वो ये कह ही रही थी कि तभी समीक्षा पीछे से उनके गले में हाथ डालकर कहती है, अरे नानी माँ, चिल मारिए, मैं सब संभाल लूँगी। और वो पार्लर वाली रास्ते में ही है, बस पहुँचने ही वाली होगी। अब आप ना टेंशन लेना छोड़ दीजिए। कैसे टेंशन लेना छोड़ दूँ? तुम लड़कियाँ इतनी आलसी हो कि सुबह से मैं 10 बार तुम्हें बुलाने गई हूँ, पर मजाल है किसी ने भी जवाब दिया हो, शारदा जी ने कहा। इस पर समीक्षा ने उनसे कहा, अरे नानी, मैंने तो जवाब दिया था। मुझे लगता है आप ना अब बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए आपको सुनाई नहीं दिया होगा। कोई बात नहीं, मैं नाना जी से कह दूंगी कि वो आपको एक अच्छे से डॉक्टर को दिखा लें। समीक्षा की बात सुनकर मीरा और ऋषिका मंद मंद मुस्कुराने लगी। तभी शारदा जी ने उसके कान खींचते हुए कहा, डॉक्टर की मुझे नहीं, तुझे ज़रूरत है। आजकल मैं देख रही हूँ तू कुछ ज़्यादा ही मस्ती मजाक करने लगी है। जाने कैसे दामाद जी तुझे झेलते हैं। अरे नानी छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है और वैसे भी वो मुझे नहीं झेलते, मैं उन्हें झेलती हूँ, समीक्षा ने कहा। हाँ हाँ, वो तो दिखता ही है।
ये बोलकर वो समीक्षा के कान छोड़ देती हैं। समीक्षा अपने कानों को सहलाने लगती है। तभी समीक्षा का फ़ोन बजने लगता है। उसने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो पार्लर वाली का कॉल आ रहा था। उसने तुरंत कॉल पिक की और कहा, हाँ आप आ गईं? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ये बोलकर समीक्षा बाहर की तरफ चली जाती है। तभी वर्तिका मीरा और ऋषिका के लिए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाते हुए कहती है, मीरा दी, ऋषिका दी, आइए नाश्ता कर लीजिए। शारदा जी ने वर्तिका की बात सुनकर उन दोनों से कहा, हाँ हाँ तुम दोनों जल्दी से जाकर नाश्ता कर लो, उसके बाद तैयार होने के लिए बैठ जाना। ये बोलकर वो अपनी बाकी कामों में लग गईं। पूरा गंगा निवास फूलों और जगमगाती लाइटों से सजा हुआ था। हर तरफ रेड और येलो कलर के फ्लावर लगे हुए थे। गार्डन में रॉयल स्टेज बनाया गया था जो कि बहुत सुंदर था। ऋषभ ने डेकोरेशन पर अच्छा खासा पैसा खर्च किया था। वो वो होटल और रिजॉर्ट मैनेज करता था, इसलिए उसे पता है किस तरीके का डेकोरेशन कहाँ पर करवाना होता है और वो इन सब चीज़ों में काफ़ी माहिर था। उसने ये सारा डेकोरेशन अपनी ही देख-रेख में करवाया था और इस डेकोरेशन के करने वाले भी ऋषभ के होटल के स्टाफ ही था, जिसने काफ़ी खूबसूरती से पूरे स्टेज को डेकोरेट किया था। अब शादी घर से ही होने वाली थी, इसलिए ऋषभ नहीं चाहता था कि डेकोरेशन में किसी भी चीज़ की कमी हो। विवेक भी ऋषभ और अंश के साथ लगा हुआ था। मीरा ने अपनी हर चीज़ का बिल खुद ही देने का सोचा था, पर ऋषभ और विवेक ने लेने से मना कर दिया था। पर मीरा ने फिर भी एक अच्छी खासी रकम का चेक बनाकर उन्हें दिया था। ऋषभ ने तुरंत ही उस चेक को फाड़ दिया था और मीरा से कह दिया था कि ये सब उसकी तरफ से उसकी शादी का गिफ्ट है। और वैसे भी मीरा ने हर जी के ऑपरेशन की कोई भी फीस चार्ज नहीं की थी, तो ऐसे में वो मीरा से 1 रुपया भी नहीं ले सकता था। मीरा ने विवेक को भी चेक दिया था। हालांकि विवेक ने उस चेक का इस्तेमाल नहीं किया था, पर उस चेक को फाड़ा भी नहीं था। दूसरी तरफ राघवेंद्र विराज से कुछ बात कर रहा था। तभी विवेंद्रा जी उसके पास आकर राघवेंद्र से कहते हैं, बेटा तुम्हें याद तो है ना कि आज तुम्हारी शादी है, या तुम भूल गए हो? राघवेंद्र अपने पापा की बात सुनकर कहता है, पापा आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं भला अपनी शादी कैसे भूल सकता हूँ? अच्छा बेटा, पर तुम्हें देख कर तो लगता नहीं कि आज तुम्हारी ही शादी है। चेहरे पर इतनी बड़ी दाढ़ी कर रखी है, मानो संन्यास लेने जा रहे हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो ऋषिका तुम्हें देखकर कहे कि वो तुम्हें जानती नहीं। इसलिए जल्दी से जाकर अपनी ये चेहरे पर उगे जंगल को साफ करवा कर आओ, और खबरदार कि तू बिना शेविंग कराए शादी के लिए तैयार हुआ। ये बोलकर विंद्रा जी वहाँ से चले आते हैं। राघवेंद्र कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। विराज विंद्रा जी की बात सुनकर राघवेंद्र को देखकर हंसते हुए कहता है, वैसे भाई बड़े पापा कह तो सही रहे हैं, जैसे तूने अपना हुलिया बना रखा है ना, सच में भाभी तुझे देखकर पहचानने से इनकार कर देंगी। इस पर राघवेंद्र अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऋषिका मुझे मेरे एहसास से पहचान लेगी। अच्छा, इसका मतलब तू बड़े पापा की बात नहीं मानेगा, विराज ने कहा। अरे नहीं भाई, ऐसा कभी हुआ है कि पापा ने मुझसे कुछ कहा है और मैंने उनकी बात ना मानी हो? और वैसे भी किसी और को भी मेरी ये बढ़ी हुई दाढ़ी पसंद नहीं। ये कहते हुए उसे अचानक ही ऋषिका का ख्याल आ जाता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसे याद था कि कुछ महीने पहले कैसे ऋषिका ने नशे में उससे कहा था कि उसे उसकी इतनी बढ़ी हुई दाढ़ी चुभती है। विराज ने राघवेंद्र को ब्लश करते हुए देखा तो कहा, लगता है भाभी के बारे में ही सोच रहा है, तभी चेहरे पर इतनी चमक है। इस पर राघवेंद्र बात को बदलते हुए कहता है, मेरे पास तेरी फिजूल बातें सुनने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ शेविंग कराने। ये बोलकर वो वहाँ से चला आता है। विराज उसे ऐसे जाता देख खुद से कहता है, इसे तो सिर्फ ऋषिका ही सुधार सकती है। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन निकाला और मीरा को कॉल करने लगा और अपने कमरे की तरफ चला गया। सिंह मैंशन भी किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। वैसे तो सिंह मैंशन मसूरी का सबसे आलीशान बंगला था, जो दूर से ही किसी को भी आकर्षित कर लेता था, पर आज ये घर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था।
कुछ ही देर में सिंह मैंशन से बारात निकलने का समय हो गया। राघवेंद्र भी अपनी शेविंग और बाल सेट कराकर आ गया था। कुछ देर बाद विराज और राघवेंद्र तैयार होकर मंडप के नीचे आ जाते हैं, जहां दोनों को पगड़ी पहनाई जाती है। उसके बाद निर्मला जी यानी विराज की माँ दोनों को तिलक लगाती हैं। पूरे मैंशन में शोर शराबा फैला हुआ था। संगीत और ढोल नगाड़े के बीच राघवेंद्र और विराज की बारात सिंह मैंशन से रवाना होती है। खूब नाच गाना और ढोल नगाड़े बजे। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, पर आपको ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो इस कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा ताकि आपको नई नोटिफिकेशन जल्द ही मिलती रहे।